नमस्कार मित्रों, मैं दीक्षा बिष्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर योग विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से और मेरे साथ मेरी सहयोगी डॉक्टर नीता देवलिया आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। आज हम आप सभी के समक्ष पुनः एक विषय को लेकर उपस्थित हैं। हमारा जो आज का विषय रहेगा वह है सामान्य व्यक्तियों हेतु योगाभ्यास से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। जो भी बिगनर्स होते हैं या फिर जो सामान्य लोग हैं जो योग से जुड़े नहीं हैं, उन्हें योग को प्रारंभ करने से पूर्व उनके मन में जो भी संशय होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, तो वो सारे बेसिक क्वेरीज को लेके आज हम यहाँ उपस्थित हैं कि उनकी जो भी बेसिक क्वेरीज होती हैं उसको हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे समक्ष ये आता है कि योग का अभ्यास क्यों करना चाहिए, कि इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों इसको करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। तो इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं तो अगर मैं बात करूं कि योग क्या है, तो योग का मेन उद्देश्य अगर मैं कहूं तो वह है मोक्ष की प्राप्ति या फिर आत्म साक्षात्कार। परंतु हम यहाँ उपस्थित हैं सामान्य व्यक्तियों हेतु योगाभ्यास क्यों करना चाहिए, ये क्यों आवश्यक है, इस बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सामान्य व्यक्तियों के लिए योगाभ्यास सिर्फ शारीरिक व मानसिक स्थिरता ही नहीं बल्कि उनके जो डेली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो भी वह दूर करता है। जैसे अगर आप योग का अभ्यास कर रहे हैं, योग से जुड़ रहे हैं, तो वह न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है बल्कि आपको मानसिक स्थिरता की भी प्राप्ति करता है। और इन दोनों के साथ साथ जब आप इन दोनों स्तर पे सक्षम हो जाते हैं, सशक्त हो जाते हैं, तो उसके साथ साथ ये योग की जो उच्चतर अवस्था कही जाती है, आत्म साक्षात्कार या आत्म अनुभूति, उसमें एक व्यक्ति प्रगाढ़ अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ हमारे समक्ष जो अगला प्रश्न होता है वह ज़्यादातर लोगों में यह रहता है कि योगाभ्यास किस आयु वर्ग में करना चाहिए, कैसे आसन उनको करने चाहिए, कैसे प्राणायाम का उनको चयन करना चाहिए। यानी कि जब आप योग का प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको क्या क्या विशेष सावधानियां रखनी चाहिए, इस बारे में विस्तार से मेरी सहयोगी डॉक्टर नीता देवलिया आपसे चर्चा करेंगी। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि एक जो सामान्य जो जन धारणा है कि योग का अभ्यास जो है, जो योग है वो बुढ़ापे में करना चाहिए, या फिर जिनको घर बार जो छोड़ चुके हैं, जिनको मोह माया ख़त्म हो चुकी है, उन्हें योग करना चाहिए। तो ये जो धारणा है ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो बदली है, पर पूर्ण तरीके से अभी तक नहीं बदली है। तो हमारा यही प्रयास है कि हम ये सजगता अधिक से अधिक फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों को सजग करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना आवश्यक है कि योग का जो उद्देश्य मैं हमने आपको बताया कि जो इसका परम लक्ष्य है वो तो आत्म साक्षात्कार है, लेकिन जन सामान्य के लिए हम बात करते हैं तो हेल्थ पर्पस के लिए, फिटनेस के लिए वो करते हैं। और आजकल जो सबसे बड़ा फैक्टर है और जिसके लिए व्यक्ति सबसे ज़्यादा अधिक पैसे और समय के खर्च करता है, मानसिक शांति के लिए, क्योंकि जो आजकल का दौर है इतना ज़्यादा तनावग्रस्त हो चुका है। तो कहीं ना कहीं व्यक्तियों को, और हर व्यक्तियों को, हर एज के व्यक्तियों को इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है। पहले के समय में ऐसा था कि एक एज के बाद या फिर जब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती थी तो उस एज में जाकर आप योग के अभ्यास करते थे या फिर मेंटल पीस सर्च करते थे। बट अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई कि हर आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवश्यक हो गया है उनकी मेंटल पीस को बरकरार रखना और उसकी जिम्मेदारी उठाना, साथ ही साथ योग अभ्यास भी। योग अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो एडल्ट्स हैं, या फिर वो हम बात करें तो मिडिल एज के हैं, या फिर वो वयस्क हैं कोई, या बूढ़े व्यक्ति हैं। सभी को योग अभ्यास करना चाहिए और योग अभ्यास सभी के लिए आवश्यक भी है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो योग है उसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। जो पॉपुलर प्रैक्टिसेस हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आसन हो गया, प्राणायाम हो गया, और कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं। अभी इसको हम अगर बेसिकली ध्यान में रखें, जो कि आजकल जो योग की प्रैक्टिसेस में हम यह बात कर सकते हैं हर योग सेंटर्स में करवाई भी जाती हैं। तो
एज ग्रुप वाइज ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। यदि हम बात करेंगे सबसे पहले बच्चों की, तो स्कूल्स में भी योग की जो प्रैक्टिसेस होती हैं उसको काफ़ी अब वैल्यू मिल रही है, और ये कंपलसरी भी कर दिया गया है, जैसे पहले स्पोर्ट्स था। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर आप देख रहे हैं कि आप अपने बच्चे को या फिर आप योग अभ्यास करवा रहे हैं, तो वो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि वो समझ सके आपके इंस्ट्रक्शंस को, तो सही तरीके से बैठ सके। अगर वो बैठता नहीं है, काफ़ी एक्टिव है, तो हम ये बात कर सकते हैं कि हाँ, उन्हें कुछ योगाभ्यास आसन करवाए जा सकते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए, और थोड़ा सा उनकी चंचलता को दूर करने के लिए एक जगह बैठ करके प्राणायाम का अभ्यास करा सकते हैं, और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हम उन्हें करवा सकते हैं। पर अगर हम यही बात करते हैं एक जो वर्किंग लोग होते हैं, जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं आजकल आफ्टर 12th ही अगर हम बात कर लें, तो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की भी इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी इशू भी रहता है आसन की प्रैक्टिसेस में। तो आसन तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनको किस तरीके से करना है, सूक्ष्म अभ्यास उनको करने चाहिए, जो जॉइंट्स मूवमेंट होते हैं, एकदम से हायर प्रैक्टिसेस की ओर नहीं बढ़ना है। तो एज ग्रुप के हिसाब से आप अपने आसन डिसाइड कर सकते हैं। प्राणायाम की जो विधियां होती हैं, शुरुआत में नॉर्मल ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो होती हैं वो कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राणायाम से पूर्व की जो तैयारियां होती हैं वो आप कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करें फीमेल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एज के बाद जहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ अदर हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, तो वहां पर सूक्ष्म अभ्यास के साथ साथ जो भी व्यक्ति की शारीरिक स्थिति है उसी के अनुसार उसको आसन करना है, और उसको प्राणायाम का अभ्यास करना है, रिलैक्सेशन का अभ्यास करना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो योग की प्रैक्टिसेस हैं वो अलग अलग एज ग्रुप के लिए अलग अलग तरीके से की जा सकती हैं। ठीक, अब यहीं से अगर हम बात करते हैं कि किन किन डिजीज़ में योगाभ्यास करना चाहिए और लाभदायी हो सकता है, क्योंकि अगर हमने हेल्थ की बात करी तो आजकल कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग लास्ट में एक लास्ट ऑप्शन मानकर योग के पास आते हैं, योगाभ्यास करना प्रारंभ करते हैं कि हमें इससे कुछ हेल्थ बेनिफिट होगा, क्योंकि कहीं और हमें उतना बेनिफिट नहीं हो पाया, तो लास्ट में कहीं ना कहीं एक होप लेकर वो योग की ओर मुड़ते हैं। तो उस विषय में मेरी जो सहयोगी दीक्षा बिष्ट हैं वो आपसे चर्चा करेंगी कि किन किन रोगों में योगाभ्यास कारगर सिद्ध हो सकता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट दे सकता है। जैसा कि मैम ने अभी बताया कि योग का अभ्यास किस आयु वर्ग में करना चाहिए, कैसे इसके स्टार्टिंग करनी चाहिए, बिगनिंग क्या होनी चाहिए, कैसे आसन करने चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए। तो इसी क्रम में हमारे पास अगला जो प्रश्न आता है वो है कि किन रोगों के उपचार में सहायक सिद्ध हो सकता है और किस रोग के उपचार में इसको करना चाहिए, ये लाभदायक होता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि योग जो है वह स्वस्थ व्यक्ति के लिए है, परंतु किसी रोग की अवस्था में अगर आप योग को कर रहे हैं तो आपको विशेष सावधानियों के साथ ही योग करना है। यानी कि आप किसी बीमारी के उपचार हेतु या किसी बीमारी से निजात पाने हेतु आप योग का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, तो आपको योग का अभ्यास विशेष सावधानियों और विशेष प्रशिक्षण में ही करना है, क्योंकि सही तरीके से अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। और आप किस तरीके से आप अभ्यास कर रहे हैं, आपका जो अभ्यास आप कर रहे हैं वो उसकी क्या टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को सारी ध्यान में रखते हुए ही आपको अभ्यास करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका वो रोग जो है घटने की जगह और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो फिर सामान्य जनजीवन के लोग कहते हैं कि योग करने से रोग घटा तो नहीं बल्कि बढ़ गया। और इसके साथ साथ योग जो है हमारी अल्टरनेटिव थेरेपी कही जाती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि कोई भी इमरजेंसी केस अगर होता है, यानी कि कोई भी अगर इमरजेंसी होती है, तो उस अवस्था में आप उस व्यक्ति को योग नहीं करने के लिए नहीं कह सकते हैं, ना ही योग करवा सकते हैं। यानी कि किसी की अगर हड्डी टूट जाती है तो उस स्थिति में आप उसको योग से ठीक करने के लिए नहीं कह सकते हैं कि आप उसको योग करके आप ठीक हो जाएंगे। तो उस केसेस में आपको क्या करना है, इमरजेंसी केसेस में आपको अदर ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। तो योग जो है मेनली जो आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से संबंधित जो रोग होते हैं उस अवस्था में महत्वपूर्ण रूप से कार्य करता है। जैसे कि आपके लाइफस्टाइल से
संबंधित, यानी कि अगर आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है और उसके कारण आपको कोई रोग हो रहा है या फिर आपको कोई दिक्कतें हो रही हैं फिजिकली और मेंटली। मेंटली की मैं बात करूँ, अगर मेंटली की तरफ हम बढ़ेंगे तो उसमें क्या, यानी कि तनाव हो रहा है, अवसाद हो रहा है, इसके ऐसी अगर कोई स्ट्रेस की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है जो आपको फिजिकली भी और मैं भी और मेंटली दोनों तरफ से आपको प्रॉब्लम होता है, तो उस केसेस में आप योग का अभ्यास कर सकते हैं। उस केसेस में योग जो है बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होगा आपके लिए। अब इसके अलावा हमारे समक्ष एक प्रश्न और उठता है कि क्या योग करते समय या योग के उपरांत जो विश्राम की जो विधियां हैं, उसमें जो शवासन हमारा एक महत्वपूर्ण अभ्यास होता है योग के अंतर्गत, वो भी एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, और वो क्यों करना चाहिए? कि अगर आप योग कर रहे हैं तो उसके बाद शवासन का अभ्यास आपको क्यों महत्वपूर्ण है, आपके लिए क्यों बताया गया है? तो इसके ऊपर मेरी सहयोगी आपसे बात करेंगी। विश्राम की जो विधियां हैं, जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, आजकल उसको उपचारात्मक रूप से भी प्रयोग काफी किया जा रहा है। तो हालांकि ये योग का ही अंग है, आसनों का ही अंग है। कुछ हम कह सकते हैं कि मेंटल प्रैक्टिसेस भी उसमें ऐड होती हैं आसन के साथ साथ। जो रिलैक्सेशन हमारी टेक्निक्स होती हैं उसमें निर्देशों का भी बहुत महत्व है। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग योग अभ्यास करते हैं, विशेष रूप से आसन में रुचि रखते हैं या प्राणायाम में, तो उनके समक्ष जो एक चैलेंज आता है वो ये कि आप जब आसन करते हैं तो उसके बाद आपको थकान होती है। तो अगर आप प्रॉपर योग अभ्यास करेंगे, क्योंकि देखिए योगाभ्यास से आपको शारीरिक और मानसिक जो ऊर्जा है वो आपको मिलेगी और आप रिलैक्स फील करेंगे। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपको मैम ने बताया था कि आपको उचित जो आसन है, प्राणायाम है, उसका आपको प्रशिक्षण लेना है, उसके पश्चात ही अभ्यास करना है, क्योंकि गलत अगर आप करेंगे तो उसका नेगेटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं वो आजकल जो हमारी लाइफ जैसी हो चुकी है वर्तमान समय में, काफ़ी स्ट्रेसफुल, काफ़ी चैलेंजिंग, तो उसके लिए भी बेनिफिट हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि मेरा जो अति प्रिय आसन है शवासन, और शवासन काफ़ी पॉपुलर भी है। कई बार लोग बोलते भी हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो शवासन की यदि हम बात करें तो एक रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है जिसमें कि आप अपनी पूरे शरीर की मांसपेशियों को ढीला छोड़ देते हैं। ये एक तरीके का आसन है जिसमें आपको किसी भी प्रकार का शारीरिक तनाव नहीं लेना है और आपकी मसल्स को रिलैक्स करना होता है। तो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर आसन के बाद भी आप रिलैक्स कर सकते हैं अगर आप थकान महसूस कर सकते हैं, परंतु जो विशेष है, आपको अपने आसन के अभ्यास के बाद शवासन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए प्राणायाम से पूर्व, क्योंकि प्राणायाम में आप इतना रिलैक्स हो जाएं कि आप अपनी श्वास प्रश्वास की जो अपने अभ्यास हैं उसको उचित प्रकार से कर सकें। उसके लिए आपका जो शारीरिक विश्राम है वो आवश्यक है। और शवासन में ही कुछ निर्देश होते हैं जहाँ पर कि योग निद्रा भी कही जाती है। उसमें आपको रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स होती हैं उसके साथ साथ आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो ये जो हमारी विश्राम विधियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। जो भी अभ्यास के दौरान तनाव है, और या हम ये कह सकते हैं जो हमारा डे टू डे का स्ट्रेस है, उसको रिलैक्स करने के लिए, उसको रिलीज करने के लिए जो हमारा टेक्निक्स हैं वो हैं। और वैसे भी जो शवासन अपने आप में आसन है उसका बेनिफिट ही यही है कि वो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से रिलैक्स करता है और आपको एनर्जाइज करता है और आपको मेंटली रिचार्ज करता है। आपको रिलैक्स करने के बाद आप मेंटली ऊर्जावान, आप मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ये अभ्यास ज़रूर शामिल करना चाहिए। और जो लोग योग का अभ्यास करने जा रहे हैं या करने के इच्छुक हैं उन्हें इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ आपको आहार से संबंधित हमने जानकारियां पूर्व में दी थी। इससे जो पूर्व की हमारी सीरीज थी उसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि किस प्रकार से आसन प्राणायाम से पूर्व आपको कुछ सामान्य सावधानियां रखनी है। तो हमेशा योग अभ्यास में आपको आहार संबंधी और अपनी दिनचर्या संबंधी ये सब सावधानियां रखनी है और उसके बाद आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। और अवश्य ही, क्योंकि प्रिकॉशंस इज बेटर देन क्योर, तो मुझे लगता है कि अगर आप स्वस्थ हैं आपको अवश्य योग अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लास्ट ऑप्शन में फिर उसको डिजीज या फिर कोई भी रोग की स्थिति में आप उसको एक ऑप्शनल तरीके से देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को अपना अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए और आप सभी योग की ओर आइए और स्वास्थ्य लाभ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।